So hello everyone, already all set for today's revision lecture और आज हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा नंबर कवर करने वाला चैप्टर है दोस्तों। इस पूरे चैप्टर के लिए मैं आप लोगों के लिए दो पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूं। सबसे पहला पार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन नंबर 101 से लगा के सेक्शन नंबर 122 तक का। एंड जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आप लोगों के लिए जो होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन नंबर 88 से लगा के सेक्शन नंबर 100 मतलब विराट कोहली की सेंचुरी दैट इज ईजीएम से रिलेटेड। तो हम लोग इस दो पार्ट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, हमारे निराले अंदाज में पढ़ेंगे। एक एक सेक्शंस को हम लोग यहां पर मॉडिफाई करेंगे। एक एक सेक्शन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उन सारे प्रोविजंस को हम लोग यहां पर गो थ्रू करते हुए हमारे इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो पूरी तरीके से हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आज के इस वीडियो में जो पर्टिकुलर सेक्शंस के डिस्कशन मिलेंगे वो डिस्कशन मिलने वाले आपको सेक्शन नंबर 101 से लगा के सेक्शन नंबर 122 तक का। तो मालिक बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर और इस मेन स्क्रीन पर चल के हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें हमारा है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 इन टोटलिटी सेक्शन नंबर 88 से लगा के सेक्शन नंबर 122 तक चलता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो यहां पे 8 to 14 मार्क्स की एक वाइड रेंज है, एक बड़ी सी रेंज है यहां पर 8 to 14 मार्क्स की। और ये चैप्टर एग्जाम में इतने नंबर के लिए पूछा जा सकता है। समटाइम्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से 16 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमारे टारगेटेड सेक्शंस पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 101 एंड 101 सेक्शन को आप लोग कैसे भूल सकते हो यार। ये 101 सेक्शन वही सेक्शन है जो आपको मीटिंग का नोटिस किस तरीके से किस मैनर में किन किन लोगों को और कितने डेज में देना है उससे रिलेटेड बातचीत करवाता है। तो दोस्तों यहां से हमारा शुरू होगा आज का डिस्कशन जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग। मतलब कंपनी की किसी भी मीटिंग को शुरू करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट को हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहली चीज होती है अंडर सेक्शन नंबर 101 इट इज अबाउट नोटिस ऑफ मीटिंग, जिसका सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 101। उसके बाद हमारे पास में दूसरा सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन नंबर 102 जो कि बात करता है हम लोगों से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में। फिर आता है मित्रों हमारे पास में सेक्शन नंबर 103 जो कि बात करेगा कोरम। और कोरम का मतलब आपको भी हमको भी और सभी को पता होता है, कोरम मींस वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। और ये वो मिनिमम नंबर होते हैं जो कि ड्यूरिंग द मीटिंग पूरे समय प्रेजेंट होने चाहिए। और जो कंपनी के एक्चुअल मेंबर है, जो रियल मेंबर है, वो रियल मेंबर को ही हम लोग यहां पर कोरम में काउंट करते हैं। कभी भी प्रॉक्सी जो है वो कोरम की काउंटिंग में नहीं आते हैं दोस्तों। उसके बाद यहां पर आता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग दैट इज योर सेक्शन नंबर 104। उसके बाद में यहां पर 105 और 106 में क्रमशः प्रॉक्सीज और वोटिंग राइट से रिलेटेड बात होगी। और ये वोटिंग राइट से रिलेटेड जो डिस्कशन होगा 106 से लगा के 110 तक होने वाला है। फिर उसके बाद में यहां पर बैक टू बैक सेक्शन नंबर 111, 114 और 117 जो है वो रेजोल्यूशन से रिलेटेड बात होगी। और इस रेजोल्यूशन से रिलेटेड बात को भी हम लोग यहां पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें बेहतरीन सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन नंबर 118 और 119 जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करता है। और सेक्शन नंबर 120 जो है वो मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट इज योर सेक्शन नंबर 120 इससे रिलेटेड बात करता है। ठीक है, यहां पर आपको कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जनरली दो टाइप की मीटिंग इंक्लूड होती है, एक होती है दोस्तों आपकी ईजीएम और एक होती है आपकी एजीएम। मतलब पहले अपन लोग बोल सकते हैं कि यहां पर दो तरीके की मीटिंग होती है, वन इज एजीएम एंड अनदर वन इज ईजीएम। सेक्शन वाइज यदि हम लोग बात करें तो यहां पर होता है सेक्शन नंबर 96 और यहां पर होती है विराट कोहली की सेंचुरी दैट इज सेक्शन नंबर 100 जो कि हमको काफी दिनों से देखने नहीं मिल रही है।
उसके बाद यदि हम लोग बात करें बोर्ड मीटिंग, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जो हमारी एक जनरल ट्रेंड होता है, जनरल टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग क्लास में यूज करते हैं, बीएम में बीआर, जीएम में एसआर। तो ये बोर्ड मीटिंग जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। और दोस्तों क्लास मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जो कि कंपनी में एक स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, लाइक क्रेडिटर की मीटिंग हो गई, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग हो गई, लाइक डिबेंचर होल्डर की मीटिंग हो गई। तो वो जो स्पेसिफिक टाइप के नमूने लोग जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उस मीटिंग को हम लोग कौन सी मीटिंग बोलते हैं दोस्तों? यहां पर क्लास मीटिंग के नाम से पुकारते हैं। नाउ सबसे पहले सेक्शन नंबर 101, इस सेक्शन नंबर 101 को हमको समझना पड़ेगा और बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, जिसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 101 से ही स्टार्टिंग होती है। यदि हम लोग सेक्शन नंबर 101 की बात करें तो दोस्तों ये जग जाहिर रूल है कि जो भी कंपनी मीटिंग कॉल करेगी, उस मीटिंग को कॉल करने से एटलीस्ट 21 डेज क्लियर डेज का यहां पर क्या होना चाहिए मालिक? नोटिस होना चाहिए। एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का क्या होना चाहिए? यहां पर नोटिस होना चाहिए। और इन केस ऑफ आईएफएससी कंपनी, और वो भी कौन सी? आईएफएससी पब्लिक कंपनी। और आईएफएससी पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि मालिक यहां पर आपको इंस्टेड ऑफ 21 डेज आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर प्रोविजन को आप क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो। और इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इस 28 डेज को आप 14 डेज के साथ क्या कर सकते हो दोस्तों? सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 8 कंपनी है, उस सेक्शन 8 कंपनी ने किसी भी टाइप का नॉन कंप्लायंस नहीं किया होना चाहिए। मैं आपके साथ सेक्शन से रिलेटेड बात कर सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 137 एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 92। यदि मैं सेक्शन नंबर 137 की बात करता हूं मित्रों, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी है जो आपको किसके पास सबमिट करनी है? आरओसी के पास सबमिट करनी है विद इन 30 डेज आता है ये सेक्शन आपको। और यहां पर यह बात करता है आपसे एनुअल रिटर्न की, और जो एनुअल रिटर्न है वो आपका वो प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर और 60 डेज के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? फाइल हो जाना चाहिए। यदि किसी सेक्शन 8 कंपनी ने इन दोनों सेक्शन में से किसी का भी वायलेशन नहीं किया है मालिक, तो यहां पर इनको 21 डेज की जगह 14 डेज का टाइम मिल जाएगा। और ये लोग शॉर्टर नोटिस पर भी यदि मीटिंग कॉल करते हैं तो ये प्रॉपरली मीटिंग कॉल्ड मानी जाएगी। नाउ यहां पर सबसे पहले आपको ना केवल सेक्शन नंबर 101 पढ़ना है, इसके साथ में रूल नंबर 18 भी पढ़ना है। और यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि जब भी कंपनी जिस दिन भी मीटिंग करेगी, ये नीचे लिखे हुए पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 जो मार्जिनल नोट में लिखा हुआ है, उनके अलावा यदि हम लोग बात करें तो यहां पर इनको 21 क्लियर डेज का नोटिस देना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर डेज? जिस दिन मीटिंग का नोटिस सेंड किया जा रहा है और जिस दिन कंपनी की मीटिंग है, उन दोनों डेज को हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। उसको एक्सक्लूड करके 21 क्लियर डेज का क्या करना है दोस्तों? हमको यहां पर मीटिंग का नोटिस देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग मीटिंग का नोटिस कैसे सेंड कर सकते हैं? तो मैं इसके लिए यहां पर एक सेक्शन यूज कर लूंगा, दैट इज सेक्शन नंबर 20 के अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 20। मैं सेक्शन नंबर 20 के अकॉर्डिंग क्या करूंगा? यहां पर मीटिंग का नोटिस दे दूंगा। मतलब मैं फिजिकली भी दे सकता हूं, बाय पोस्ट भी दे सकता हूं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी दे सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मीटिंग का नोटिस डिलीवर कर सकता हूं। मालिक मीटिंग का जो नोटिस है, वो मीटिंग का नोटिस शेयर होल्डर मेंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। और यदि कोई चेंजेस हुए हैं मालिक, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कि उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? यहां पर अपना अपडेटेड एड्रेस जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर इन्होंने बोला है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मालिक वेयर द नोटिस ऑफ जीएम इज सेंड बाय पोस्ट, यदि आप बाय पोस्ट सेंड कर रहे हैं तो वो इफेक्ट में कब से आएगा? वो इफेक्ट में आएगा पोस्ट करने के 48 आवर्स के बाद से। मतलब मैंने जब अभी पोस्ट किया है तो अभी से 48 आवर्स तक मैं 21 डेज की काउंटिंग नहीं करूंगा। और 21 डेज की काउंटिंग जो है वो कब से करूंगा? जैसे ही 48 आवर्स एक्सपायर होंगे उसके बाद से मैं 21 डेज की यहां पर काउंटिंग करूंगा। मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज, हमें पता है भाई कि भेजने वाला दिन और मीटिंग वाले दिन, इन दोनों डेज को हमको क्या करना है? यहां पर एक्सक्लूड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है और आपको मेन क्वेश्चन भी आ सकता है कि नोटिस टू हुम। तो यहां पर कंपनी का मेंबर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डिसीज मेंबर, उसके असाइनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी के सारे डायरेक्टर को ये मीटिंग का नोटिस जाएगा।
भले ही कंपनी को ये पता है कि यदि कोई पर्टिकुलर मेंबर एट दैट टाइम ऑफ द मीटिंग उसके एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है तो भी उसको मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा। यदि कंपनी उसको इंटेंशनली मीटिंग का नोटिस नहीं भेजती है मालिक, तो एक कंपनी की तरफ से नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। और मालिक किसी पर्टिकुलर मेंबर को इंटेंशनली मीटिंग का नोटिस नहीं भेजने का मतलब यह होता है कि आप जो मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हो वो मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। उसके अंदर जो भी रिजोल्यूशन आप पास कर रहे हो, जो भी डिसीजन मेकिंग आप करने वाले हो, वो सारे के सारे रिजोल्यूशन, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी वहां पर आपकी इनवैलिड। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ईच एंड एवरी मेंबर को उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, चाहे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी को भी ये पता हो कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कंपनी का वो मेंबर स्टे करता हो या नहीं करता हो, तो भी वहां पर उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। हाउएवर ड्यू टू ओमिशन, ड्यू टू मालिक गलती से, ग्रॉसली नेग्लिजेंस नहीं था, वहां पर कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन यार हजारों लोगों को नोटिस भेज दिया, लाखों लोगों को नोटिस भेज दिया, लेकिन यदि किसी एक मेंबर को नोटिस रिसीव नहीं हुआ तो यहां पर यह नहीं माना जाएगा कि कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है, और कोई भी पर्टिकुलर मेंबर वहां पर उस मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करवा सकता है केवल और केवल इस बेसिस पर कि उसको मीटिंग का नोटिस नहीं मिला। क्योंकि कंपनी ने जब लाखों लोगों को भेजा, लाखों लोगों को नोटिस मिला, अब यदि उस एक पर्सन को नहीं मिला भेजने के बावजूद भी, तो मीटिंग को इनवैलिड यहां पर नहीं कर सकता है। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ मालिक यहां पर सब सारी की सारी यही बात बोली है, और इवन दो यहां पर इन्होंने ये बोला है मालिक कि मीटिंग शैल बी हेल्ड ऑन शॉर्टर नोटिस। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर शॉर्टर नोटिस पर भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टर नोटिस पर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, इन जनरल मीटिंग जब भी वो मीटिंग कंडक्ट करोगे तो मीटिंग में कम से कम 95% ऑफ द मेंबर जो एंटाइटल टू वोट है उनकी क्या मिल जानी चाहिए मालिक, यहां पर कंसेंट मिल जानी चाहिए। और यदि मान लीजिए कि ऐसी कोई कंपनी है जहां पर शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ दी शेयर होल्डर्स, और यदि मान लीजिए कंपनी के पास में शेयर कैपिटल नहीं है तो टोटल वोटिंग राइट्स का एटलीस्ट 95% मेंबर जो वोटिंग राइट्स होल्ड करते हैं उनकी वहां पर कंसेंट मिल जाना चाहिए। तो वहां पर शॉर्टर नोटिस पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, उस मीटिंग को वैलिड बना सकते हो। कंटेंट ऑफ नोटिस, नोटिस का कंटेंट क्या क्या होगा मालिक, नोटिस के अंदर आपको बताना पड़ेगा किस डे पे, किस डेट पे, किस टाइम पर, किस प्लेस पर, और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन दैट मीटिंग। मतलब यहां पर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। यदि आप कोई ट्रांजैक्शन, इफ एनी ऑफ द फोर, एनी ऑफ 4 ट्रांजैक्शन, यानी इन 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा जो कि हमारे अदर बिजनेस एक्टिविटीज होती है, और वो अदर बिजनेस एक्टिविटीज में क्या आता है आपको पता है क्या, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एंड अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। यदि इन चारों के अलावा कोई दूसरा तीसरा चौथा काम करने वाले हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एंड अथॉरिटी टू कॉल जीएम, यहां पर जनरल मीटिंग कॉल करने की अथॉरिटी किसके पास है, यहां पर जनरल मीटिंग कॉल करने की अथॉरिटी जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। यहां पर इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो जनरल मीटिंग कॉल कर सके मालिक। और यहां पर एनी नोटिस ऑफ जीएम given without the sanction of the board is invalid, however the same can be ratified by the board। बोर्ड उसको लेटर ऑन क्या कर सकता है, यहां पर रेटिफाई कर सकता है, लेकिन कंपनी की मीटिंग बुलाने से पहले बीएम में बीआर होगा और जीएम में एसआर होगा। यदि मान लीजिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो, और यदि स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, वो हम लोग सेक्शन नंबर 114 में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ लिसन केयरफुली, अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग कॉल करने की अथॉरिटी विद इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर। वहां पर किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी किसके पास होगी मालिक, वो अथॉरिटी होगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। उसके बाद आता है मालिक नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन नंबर 102। और सेक्शन नंबर 102 जो है वो बात करता है कि मालिक यदि आप कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस करने वाले हो, या उसके ऊपर कोई रिजोल्यूशन आपको पास करवाना है, उन 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा, तो वहां पर आपको कंपनी के मीटिंग ऑफ नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को मालिक हम लोग बोलते हैं एजेंडा ऑफ मीटिंग। उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए एजेंडा बोलते हैं। एंड यू नो गाइस व्हाट, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोई सेक्शन नंबर 102 की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंपनी जब भी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेगी उन 4 बिजनेसेस के अलावा यदि कंपनी की मीटिंग में कोई भी मैटर डिस्कस होने वाला हो, उसके लिए यहां पर अलग से क्या लगेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा।
इतना ही नहीं दोस्तों, जब भी हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले होंगे किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए भी यहां पर कंपनी की मीटिंग ऑफ नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये 4 टाइप के जो बिजनेस होते हैं ये ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, और इसके अलावा जो भी बिजनेस होंगे मालिक, वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस माने जाते हैं। इस स्पेशल बिजनेस के लिए इन्होंने यहां पर बोला है कि यदि आपने स्पेशल बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने थे और आपने यदि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिए, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये जो पैनल प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन नंबर 102 सबसेक्शन 5, ये पैनल प्रोविजन आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां से एमसीक्यूज भी काफी सारे आते हैं एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, एंड द सेक्शन इज अबाउट कोरम फॉर मीटिंग। तो मालिक जनरल रूल ये है कि विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर, विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर कंपनी की कोरम जो है ना वो प्रेजेंट हो जानी चाहिए। कोरम मतलब क्या होता है? कोरम मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग मीटिंग। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर लगते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से पुकारते हैं? कोरम के नाम से। और मालिक यहां पर ना जो कंपनी के ओरिजिनल मेंबर है, प्रॉक्सी नहीं चलेगा। यहां पर कौन होना चाहिए मालिक? ओरिजिनल मेंबर। ठीक है, ओरिजिनल मेंबर लगेंगे यहां पर, प्रॉक्सी नहीं चलेगा, प्रॉक्सी नहीं चलेगा, रिक्वायर्ड ओरिजिनल मेंबर, ओरिजिनल मेंबर लगेगा यहां पर, प्रॉक्सी नहीं लगेगा। ठीक है मालिक, बोले डन सर, ये बात हमको समझ में आती है। दूसरी चीज यहां पर इन्होंने बोली है कि यार हाफ एन आवर के अंदर अंदर यदि वो कोरम अवेलेबल नहीं हुई, तो आपकी मीटिंग जो है ना, वो आपकी मीटिंग हो जाएगी एडजर्न फॉर नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, और वहां पर भी हमको ना कोरम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर अब कोरम की बात यदि हम लोग करें, तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कोरम का नंबर कितना होगा? प्राइवेट कंपनी के लिए जो मिनिमम कोरम का नंबर होगा, इट वुड बी 2। और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यदि पब्लिक कंपनी में 1000 तक मेंबर है, तो यहां पर 5 लोग लगेंगे कोरम में। 1000 से ज्यादा बट अप टू 5000 है, तो यहां पर 15 मेंबर लगेंगे। और एक्सीडिंग 5000 है, तो यहां पर 30 मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कोरम। और ये कोरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी की पूरी मीटिंग के दौरान ये नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार मीटिंग को स्टार्ट करना थे, लोग बाग आए, मंदिर का घंटा बजा के चले गए और बोले चलो ठीक है अब तो मंदिर है, भगवान है, दर्शन करने वाले दर्शनार्थी आते रहेंगे और दर्शन करके जाते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा मालिक? यदि कोरम नहीं है, तो कोरम के केस में, कोरम नहीं होने के केस में मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाएगी। और यहां पर SS2 एप्लीकेबल होता है, जो कि आपसे मीटिंग के कोरम से रिलेटेड बातें करता है। तो यहां पर बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। ये एग्जांपल्स आपको यहां पर करने रहेंगे। मालिक एक बिल्कुल बेसिक सा सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 104, एंड सेक्शन नंबर 104 जो है वो बात करता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग से रिलेटेड। और चेयरमैन ऑफ द मीटिंग से रिलेटेड क्या होता है पता है? सेक्शन ध्यान से सुनना, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर। जनरली मेंबर का सिलेक्शन कौन करता है? मेंबर का सिलेक्शन जो है, मतलब चेयरमैन का सिलेक्शन जो है वो मेंबर करते हैं। और यदि मान लीजिए किसी रीजन से मेंबर जो है वो अपनी मीटिंग के लिए चेयरमैन का सिलेक्ट नहीं कर पाए, अपने में से किसी पर्सन को एज एन चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं कर पाए, तो जो भी प्रीवियस मीटिंग का चेयरपर्सन रहेगा, उसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर हम लोग उसको चेयरपर्सन अपॉइंट कर देंगे। अब यदि इमीडिएटली, चूंकि डिमांड ऑफ पोल के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो बाय शो ऑफ हैंड करके वो एक टेम्पररी चेयरपर्सन को भी अपॉइंट कर देंगे। और जैसे ही डिमांड ऑफ पोल का डिसीजन आता है, तब तक वो बाय शो ऑफ हैंड करके जिस पर्सन को आपने चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, वो वहां पर चेयरपर्सन के तौर पे काम करेगा। और जैसे ही डिमांड ऑफ पोल का डिसीजन आ जाएगा, एंड यदि किसी दूसरे पर्सन का वहां पर रिजल्ट निकला है कि यार इस पर्सन को चेयरपर्सन बनना है, तो वो जो एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन रहेगा, वो एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन अपनी पोस्ट जो है वो क्या कर देगा? यहां पर वेकेट कर देगा। और वो जो डिमांड ऑफ पोल के थ्रू जिस पर्सन को अपॉइंट किया है एज एन चेयरपर्सन, अब आगे की मीटिंग के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग यहां पर चेयरपर्सन कंसीडर करेंगे। मालिक चेयरपर्सन के पास पावर होती है, वो डिसाइड कर सकता है कि मीटिंग में कौन कौन से मैटर डिस्कस होने चाहिए और कौन कौन से मैटर डिस्कस नहीं होने चाहिए। चेयरपर्सन के पास ये पावर होती है कि मालिक जब भी कंपनी की जो मिनट बुक बनेगी, उस मिनट्स बुक में कौन कौन से मैटर का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करना है, जिससे ही कंपनी की रेपुटेशन पे कोई इंपैक्ट ना आए, किसी पर्टिकुलर पर्सन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर की इमेज खराब ना हो। यदि उसको ऐसा लगता है, तो मालिक यहां पर चेयरपर्सन के पास पावर होता है कि चेयरपर्सन जिन मैटर को चाहे उन क्वेश्चंस को, उन मैटर को इंक्लूड कर सकता है, एंड उन
उन क्वेश्चन एंड उन मैटर को एक्सक्लूड भी कर सकता है। इवन इन द केस ऑफ इक्वल वोटिंग, यदि मान लीजिए जहां पर कोई रिजोल्यूशन पास करना है और उस रिजोल्यूशन पास करने में यदि इक्वल वोटिंग आ जाती है और वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा है, तो उस चेयरपर्सन के पास में एक राइट होता है, दैट इज सेकेंड कास्टिंग वोट का। और वो जो सेकंड कास्टिंग वोट करेगा, वो जिस भी फेवर में ये वोटिंग करेगा मालिक, उसके फेवर में डिसीजन होगा। यदि उसने रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया तो रिजोल्यूशन पास, और यदि रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया तो रिजोल्यूशन फेल। इवन दो यहां पर एग्जम्पशन इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन नंबर 104 जो है वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर यदि मान लीजिए जैसा प्रोविजन उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब जैसा आर्टिकल बोलेगा कि सेक्शन नंबर 104 एप्लीकेबल होगा तो 104 एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि आर्टिकल ने 104 की एप्लीकेबिलिटी को हटा दिया है तो प्राइवेट कंपनी में 104 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये एग्जम्पशन देने से पहले मालिक यहां पर कंपनीज को, कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को सेक्शन नंबर 92 और सेक्शन नंबर 137 का कंप्लायंस करना है। यदि इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया तो ये बेनिफिट जो है वो इनको अवेल नहीं हो पाएंगे। नाउ गाइज, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, that is section number 105. oh my god, very important section, section number 105. and दोस्तों section number 105 जो है वो बात करता है प्रॉक्सी, वो प्रॉक्सीज की बात करता है। और प्रॉक्सीज की बात करता है इसका मतलब क्या कि ये चेहरा किसी और का है लेकिन इस चेहरे के पीछे चेहरा किसी और का है। वाह भाई वाह, सामने मीटिंग करने आया है कोई और लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और को। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि प्रॉक्सी केवल और केवल ना बाय शो ऑफ हैंड करके ही वो वोटिंग कर सकता है। और प्रॉक्सी को ड्यूरिंग द मीटिंग कोई भी बोलने की परमिशन, किसी भी पर्टिकुलर मैटर में बोलने की परमिशन नहीं होती है। पर अब ऐसा मत बोलना भाई, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था कि वहां पर प्रॉक्सी को एकदम चुपचाप बैठना है ड्यूरिंग द मीटिंग, उसके पास कोई भी कुछ भी बोलने का राइट नहीं होता है। अब अचानक से एक बार ना भाई प्रॉक्सी को इमरजेंसी नेचुरल कॉल आया, और जब इमरजेंसी नेचुरल कॉल आया तो भाई प्रॉक्सी वहां पर ना लोगों को इस तरीके से कर रहा है, तो कुछ लोग आकर ना उससे ऐसे करके चले गए, कुछ लोग आकर उसको ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई प्रॉक्सी समझ ही नहीं, प्रॉक्सी की भावनाओं को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अल्टीमेटली प्रॉक्सी जो है वो गेट पे खड़े डोर मास्टर के पास जाता है और डोर मास्टर को वैसा करता है तो भी डोर मास्टर उसको बोलता है मालिक बोल के दिखाओ, लेकिन प्रॉक्सी ये प्रोविजन पढ़ के दिखाता है कि प्रॉक्सी के पास किसी भी तरीके से कुछ भी वर्ड्स जो है वो यहां पर बोलने का अधिकार नहीं है। तो मालिक यहां पर बोला गया है कि आपका ये जो मिसकंसेप्शन है, आप जिस पर्टिकुलर प्रोविजन को यहां पर मैंडेट कर रहे हो, ये पर्टिकुलर प्रोविजन वैसा नहीं है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉक्सी को उस मीटिंग से रिलेटेड डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट मैटर हो रहे हैं वहां पर अपना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी उन मैटर्स में नहीं बोल सकता है। बाकी यार यदि उसको पड़ोस में बैठे हुए कोई अच्छे स्कोप के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मौका मिल रहा है तो प्रॉक्सी उसके साथ गुफ्तगू करके इंस्टाग्राम पे उसको रिक्वेस्ट भेज के उसके साथ वहां पर बातचीत कर सकता है। भाई आप प्रॉक्सी का स्कोप जो है वो इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो। तो प्रॉक्सी केवल और केवल मीटिंग से रिलेटेड मैटर में नहीं बोल सकता है, ठीक है, मीटिंग से रिलेटेड मैटर में वो नहीं बोल सकता है। और यहां पर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको पता है, देखिएगा यहां पे ध्यान से। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज एन इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एन मेंबर ऑफ अ कंपनी। सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट any member of a company who is entitled to attend and vote the meeting of the company shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote in the meeting on this behalf. However, proxy should not have right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote, oh my god, except on a poll. केवल और केवल वो पोल के थ्रू ही वोटिंग कर सकता है। यदि मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बोला हो उस बातों को आप रेक्टिफाई करना, और रेक्टिफाई करके आप यहां पर लिख देना कि केवल और केवल बाय पोल ही वोट कर सकता है वो। अब आपको बताएं यहां पर क्या होगा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको मित्रों, पोल के थ्रू ही वोट कर सकता है, पोल के थ्रू ही वोट कर सकता है, यह बात ध्यान रख लेना। सर बोले एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है, या 10% ऑफ शेयर कैपिटल, एग्रीगेट शेयर कैपिटल ऑफ 10%, ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 10%।
विच एवर इज अर्लियर, जो भी लिमिट पहले फुलफिल हो जाए, या तो 50 मेंबर हो गए या उन सारे मेंबर का एग्रीगेट टोटल शेयर कैपिटल ना 10% से ज्यादा हो जाए, इसमें से जो भी लिमिट पहले फुलफिल होगी ना, वो पर्टिकुलर पर्सन उतने ही लोगों का प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है। और यदि किसी पर्टिकुलर मेंबर के पास में 10% से ज्यादा की होल्डिंग है और यदि फिर भी वो प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो मालिक वो एक मेंबर का ही प्रॉक्सी हो पाएगा, भले ही उसकी होल्डिंग जो है कंपनी में, भले ही उसकी शेयर कैपिटल जो है वो 10% से ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, यहां पर एक्सेप्ट ऑन अ पोल, केवल और केवल वोटिंग थ्रू पोल ही कर सकता है मालिक प्रॉक्सी। ये बात ध्यान रखना, मैंने जो भी अर्लियर बोला हो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जोश जोश में फ्लो में मैंने जो भी बोला हो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। अब क्या होता है मालिक यहां पर कि प्रॉक्सी का जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो MGT 11 में होगा, और जब भी कंपनी यहां पर मीटिंग का नोटिस देगी उस मीटिंग के नोटिस में भी ये मेंशन करेगी कि मालिक आप यहां पर क्या कर सकते हो, प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। आगे यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि प्रॉक्सी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो मेंबर की तरफ से एक रिटर्न कंसेंट जाएगा, और रिटर्न कंसेंट जो है वो मेंबर की तरफ से 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग पहुंच जाना चाहिए। 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग पहुंच जाना चाहिए। यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन उस प्रॉक्सी के रजिस्टर को देखना चाहता है मालिक, तो वो वहां पर क्या करेगा, 3 दिन पहले कंपनी को नोटिस दे देगा कि मालिक हम लोग देखना चाहते हैं कि आपकी इस मीटिंग में कौन कौन प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है, और मालिक 3 दिन पहले वो नोटिस देगा, इवन दो वो मीटिंग के 24 आवर्स तक भी प्रॉक्सी के रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है। और देखो मालिक यहां पर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है। और यदि हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों, तो एक है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, ये 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, और यहां पर आर्टिकल जो है वो क्या कर सकता है, लॉन्गर पीरियड भी मेंशन कर सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर नॉट लेस देन 3 days नोटिंग इन राइटिंग टू इंटेंशन टू इंस्पेक्शन इज गिवन टू द कंपनी। और यहां पर इन्होंने बोला है इवन दो मीटिंग शुरू होने से 24 आवर्स पहले भी ये क्या कर सकते हैं, यहां पर टाइम फिक्स कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मालिक, for execution of proxy the article of association of a company cannot specify any special circumstances to be complied with। यहां पर आप आर्टिकल के थ्रू उसमें कोई भी स्पेशल कंप्लायंस स्पेशल सर्कमस्टांसेस राइज नहीं कर सकते हो मालिक, है ना। और पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, यदि आपने कोई डिफॉल्ट किया, यहां पर एक नई लेटेस्ट अमेंडेड पेनल्टी आई है, इस पेनल्टी को यहां पर आपको देखना रहेगा। सो दिस इज अबाउट माय सेक्शन नंबर 105। एक 105 अच्छा सेक्शन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेहतरीन सेक्शन होता है। नाउ मालिक बैक टू बैक हम लोग एक साथ सेक्शन नंबर 106 से लगा के सेक्शन नंबर 109 तक का डिस्कशन करेंगे। इवन तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा सेक्शन नंबर 110 भी। तो मेरा जो सेक्शन नंबर 106 है वो बात करता है कि आज तक कोई भी माइकलाल जयकिशन पैदा नहीं हुआ जो कि शेयर होल्डर के इस बेसिक राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए, जो शेयर होल्डर के वोटिंग करने के राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए। लेकिन सेक्शन नंबर 106 से बोलता है कि भाई हम उन गिवन सिचुएशन में, उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, उसके वोटिंग राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और वोटिंग राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं कि मालिक यदि कोई कॉल्स इन अरियर ड्यू है, यदि मान लीजिए शेयर होल्डर को कोई पेमेंट करना थी और यदि शेयर होल्डर ने वो पेमेंट नहीं करी है, तो कंपनी उसके शेयर्स पे लीन क्रिएट करके उसके जो वोटिंग राइट्स है उस वोटिंग राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहेगा जिसके ऊपर कंपनी उनके मेंबर्स के वोटिंग राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। केवल और केवल राइट ऑफ लीन हुआ, और वो राइट ऑफ लीन भी किस केस में होगा, कॉल्स इन अरियर के केस में होगा। इसके अलावा नो अदर रीजन, कोई दूसरा रीजन हो ही नहीं सकता है जिससे कि कंपनी के इस राइट के ऊपर हम लोग क्या क्रिएट करें मालिक, लीन क्रिएट करें। आगे आता है एक बेहतरीन सेक्शन है, सेक्शन क्या सॉरी एग्जांपल है मिस्टर एंड मिसिस अय्यर। एवरी ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एंड ड्यूरिंग दी क्लासेस हम लोगों ने इस एग्जांपल को कई बार डिस्कस भी किया है, और इस एग्जांपल से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमको पास्ट अटेम्प्ट में देखने के लिए भी मिले हुए हैं। नाउ सेक्शन नंबर 107 यहां पर बोलता है मालिक बाय शो ऑफ हैंड सबसे बेस्ट मोड ऑफ मीटिंग होता है, सबसे बेस्ट मोड ऑफ वोटिंग होता है कि जब भी कंपनी में मीटिंग हो रही है और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए हो, जब कोई मोड ऑफ वोटिंग प्रिस्क्राइब नहीं किया गया हो, तो मालिक वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय शो ऑफ हैंड करके उस मीटिंग में वोटिंग करवा सकते हैं। और कंपनी का जो चेयरमैन रहेगा, वो चेयरमैन का जो डिक्लेरेशन रहेगा और मिनट्स बुक में जो भी रिजल्ट वगैरह रहेगा वो एक फाइनल एविडेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि वहां पर चेयरमैन की दस्तखत होगी, सिग्नेचर होगी और चेयरमैन की कंसेंट होगी, उसी को हम लोग वहां पर क्या मान लेंगे मालिक, फाइनल एविडेंस।
तो यहां पर इन्होंने बोला है कैन एन इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर वोट एट द मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड। हाँ मालिक, हाँ, जब तक उसको स्टेटस ग्रांट नहीं हो जाता है, जब तक उसको डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता है, तब तक मालिक वो यहां पर क्या करेगा, उस मीटिंग में शो ऑफ हैंड करके वोटिंग कर सकता है, शो ऑफ हैंड करके वोटिंग कर सकता है। बोले ठीक है मालिक, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 108 से रिलेटेड हम लोग यहां पर काफी सारी बातें करेंगे। और जो 108 से रिलेटेड बातें हैं वहां पर इन्होंने बोला है कि वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, और यहां पर न केवल आपका सेक्शन नंबर 108 होगा बल्कि इस 108 के साथ में रूल नंबर 20 भी एप्लीकेबल होगा मित्रों। और रूल नंबर 20 में वो पूरा की पूरा प्रोसीजर देके रखा हुआ है, वो पूरे के पूरे मुद्दे देके रखे हुए हैं कि किस तरीके से यहां पर और क्या क्या डिस्कशन हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे सेक्शन नंबर 108। इन सेक्शन नंबर 108 जो है वो बोलता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब यहां पर ई वोटिंग भी होगा और रिमोट ई वोटिंग से रिलेटेड प्रोविजन भी होगी। ई वोटिंग भी होगा और रिमोट ई वोटिंग भी होगा। दोनों के बीच में फर्क समझ लो। ई वोटिंग और रिमोट ई वोटिंग का मतलब क्या होता है? ई वोटिंग का मतलब होगा मालिक आप वहां पर जाकर जहां पर मीटिंग हो रही है वहां पर बाय शो ऑफ हैंड बाय पोल वोल नहीं करोगे, जबकि वोटिंग कैसे करोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक मीन से। और रिमोट ई वोटिंग का मतलब क्या होता है? आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है मित्रों, यहीं पर आप अपने घर बैठे बैठे भी क्या कर सकते हो? रिमोट ई वोटिंग कर सकते हो। ध्यान से सुनना, कंपनी जो है वो मीटिंग से 3 दिन पहले वो ई वोटिंग और वोटिंग की जो साइड है वो साइड को क्या कर देगी? यहां पर क्लोज कर देगी। रिमोट ई वोटिंग की साइट को वो क्या कर देगी? 3 days बिफोर द मीटिंग यहां पर वो क्लोज कर देगी। और रूल नंबर 20 जो है वो रूल नंबर 20 में यहां पर स्क्रूटनाइजर से रिलेटेड काफी सारे प्रोविजन मेंशन किए गए हैं। और इवन दो स्क्रूटनाइजर के साथ साथ यहां पर इनको ना एक कट ऑफ डेट मेंशन करनी पड़ेगी। कट ऑफ डेट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी आपको यहां पर बातचीत समझनी पड़ेगी। रिमोट ई वोटिंग का मतलब होता है मालिक कि प्लेस अदर देन वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग, जहां पर जनरल मीटिंग है उसके अलावा हम लोग कहीं से भी वोट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमोट ई वोटिंग। और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूड रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम व्हिच मे बी सेम एज यूज्ड फॉर रिमोट ई वोटिंग। ठीक है, तो एक्सरसाइजेबल ऑफ राइट ऑफ अ मेंबर, जनरली जो बड़ी कंपनी होती है उस हर एक बड़ी कंपनी में यहां पर ई वोटिंग की आपको फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है मालिक। और नोटिस ऑफ द मीटिंग सेम उसी मैनर में भेजा जाएगा जिस मैनर में सेक्शन नंबर 101 में मेंशन है। नोटिस टू बी होस्टेड ऑन कंपनीज की वेबसाइट पे भी करा जाएगा। यहां पर कंटेंट ऑफ नोटिस में सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या कंपनी कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मैनर के थ्रू आप कैसे कैसे अपने वोटिंग के राइट को यूज कर सकते हो, इन सारी चीजों को आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। और जो नोटिस है उस नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा और किस तरीके से आप यहां पर इस ई वोटिंग के राइट को अवेल कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस करना पड़ेगा और पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग होना चाहिए। और कम से कम एक वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर में प्रिंसिपल लैंग्वेज में, मतलब देहाती लैंग्वेज में, जिस पर्टिकुलर रीजन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, आपको उस वर्नेक्युलर लैंग्वेज में उस मीटिंग के नोटिस को पब्लिश करना पड़ेगा। और साथ ही साथ भाई देसी है तो विदेशी भी लगेगा। अरे मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? इस मीटिंग के नोटिस को पब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद मालिक यहां पर एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। वोटिंग क्या रहेगी? यहां पर इन्होंने बोला है कि द फैसिलिटी फॉर ई वोटिंग shall remain open for not less than 3 days and shall be closed 5 p.m. on the date of proceeding of the general meeting। जिस दिन मालिक प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग से ठीक एक दिन पहले 5 बजे जो है ये साइट जो है वो क्या हो जाएगी? यहां पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन फॉर रिमोट ई वोटिंग यहां पर ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन आपने यदि एक बार रिमोट ई वोटिंग कर दी है, आप कंपनी की मीटिंग तो अटेंड करोगे लेकिन उस मीटिंग में आप दोबारा यहां पर वोटिंग नहीं कर सकते हो। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर एक आपको स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। जनरली वो स्क्रूटनाइजर कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो सकता है, और इवन दो कोई एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट भी यहां पर अपॉइंट हो सकता है। स्क्रूटनाइजर के फंक्शन होंगे और वो प्रॉपर्ली यहां पर क्या करेगा? चेयरमैन से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कम्युनिकेट करेगा और एक विटनेस के तौर पे यहां पर काम करेगा।
इस तरीके के प्रोविजन जो है वो मालिक आपको यहां पर ध्यान रखना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है, और ये यहां पर सारी की सारी चीजें इन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। रिजल्ट हम लोग कहां पे पोस्ट करेंगे, रिजल्ट जो है वो हम लोग यहां पर वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे, और इन केस ऑफ यदि कंपनी लिस्टेड है तो यहां पर सेबी जैसा इंस्ट्रक्शन देगी वैसे इंस्ट्रक्शन को हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और पासिंग ऑफ डेट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन की डेट क्या मानी जाएगी, जिस दिन रिजोल्यूशन एक्चुअल में पास किया गया है, एक्चुअल में पास किया गया है, मतलब डेट ऑफ जनरल मीटिंग, डेट ऑफ जनरल मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन। और एक बार जो रिजोल्यूशन पास कर दिया है मालिक, आप उस रिजोल्यूशन को यहां पर दोबारा से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसके बाद बात आती है डिमांड फॉर पोल, और डिमांड फॉर पोल में यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि मालिक सेक्शन नंबर 109 प्रोवाइड्स दैट declared before or on the declaration of result of the voting on any resolution by show of hand or by the chairman of the meeting or is on or on the demand made by the specified member in this behalf। यदि किसी ने स्पेसिफिकली डिमांड करी है, यदि किसी ने स्पेसिफिकली डिमांड कर दी है, मालिक स्पेसिफिकली डिमांड कर दी है, तो जब यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने यहां पर स्पेसिफिकली डिमांड करी है तो मेंबर हु कैन डिमांड फॉर पोल, तो कौन डिमांड कर सकता है भाई, ऐसा जिसने कंपनी की नॉट लेस देन 1/10 शेयर कैपिटल लेके रखा है, या वोटिंग राइट्स लेके रखे हैं, या फिर कम से कम एग्रीगेट में 5 लाख रुपए, मतलब या तो 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स, या फिर 5 लाख रुपए। ठीक है, विच एवर इज हायर, कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए। ठीक है, और विड्रॉवल ऑफ डिमांड फॉर पोल, यहां पर एट एनी टाइम जब इनको लगता है तब ये क्या कर सकते हैं, वहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। और डिमांड पोल के भी केस में सेम यहां पर रूल नंबर 21 एप्लीकेबल होता है, और उस रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे जो भी प्रोसीजर्स है उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और यहां पर जो डिक्लेरेशन होगा वो डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में दिया जाएगा, MGT 12 में। प्रीवियस जो सेक्शन था सेक्शन नंबर 108, वहां पर डिक्लेरेशन दिया जाता था MGT 11 में, यहां पर जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा वो डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में दिया जाएगा, MGT 11 में, MGT 12 में। और MGT 13 में यहां पर रिपोर्ट करेगा, स्क्रूटनाइजर जो है वो रिपोर्ट करेगा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को, और चेयरमैन ऑफ द मीटिंग जो है वो 7 डेज के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर यहां पर जो है वो क्या करेगा, यहां पर सबमिट करेगा। यहां इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रूटनाइजर कि 7 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगी, उसको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट सेक्शन नंबर 110, और उससे पहले एक सेक्शन है कि सेक्शन नंबर 107, 101 से लेके 107, 108 छोड़ दो, 109 जो है वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, सब्जेक्ट टू कंडीशन उन्होंने 137 और 92 का नॉन कंप्लायंस नहीं किया होना चाहिए। यदि उन्होंने इसका नॉन कंप्लायंस नहीं किया है तो इनके ऊपर 101 से लगा के 107 एंड सेक्शन नंबर 109 की जो प्रोविजन है वो प्रोविजन जैसा उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 110, 110, इट इज अबाउट पोस्टल बैलेट, और ये हमारा सेक्शन नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों पोस्टल बैलेट से रिलेटेड है। और जब ये सेक्शन हमारा पोस्टल बैलेट से रिलेटेड है तो यहां पर ये बोलता है कि रूल नंबर 22 के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो कंपनी में कुछ 11 टाइप के ऐसे ट्रांजैक्शंस है। ये देखो ये 11 टाइप के ट्रांजैक्शन, ये 11 टाइप के ट्रांजैक्शन, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप के ट्रांजैक्शन है मालिक ऐसे, जो कंपलसरीली किसके थ्रू होंगे, पोस्टल बैलेट के ही थ्रू होंगे। और देखो यहां पर इनको स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है, पढ़ो मालिक यहां पर, परसोनेंट्स टू क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 110 द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली एंड ओनली बाय मींस ऑफ वोटिंग थ्रू अ पोस्टल बैलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी के अंदर एक और ट्रांजेक्शन आता है 11। ये 11 टाइप के जो ट्रांजेक्शन है मालिक, ये 11 टाइप के ट्रांजेक्शन केवल और केवल किससे डिस्कस किए जाएंगे, पोस्टल बैलेट से डिस्कस किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट के अलावा ये 11 ट्रांजेक्शन जो है वो कभी भी किसी भी दूसरे तरीके से डिस्कस नहीं हो सकते, इसके लिए पोस्टल बैलेट करवाना कंपलसरी है। ये मैंडी ट्रांजेक्शन है, ये मैंडेटरी ट्रांजेक्शन है, ये मैंडेटरी ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा भी इफ कंपनी विश तो वो इसमें क्या कर सकते हैं और ट्रांजेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मालिक ये जो पर्टिकुलर 11 टाइप के ट्रांजेक्शंस है, इन 11 टाइप के ट्रांजेक्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू ही डिस्कस करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे मोड से इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को डिस्कस नहीं कर सकते हो। यू शुड हैव टू केप्ट इन योर माइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, हाउ डज
काउंटिंग हैपन ऑन द पोस्टल बैलेट। तो मालिक यहाँ पर आपका वो रूल नंबर जो 20 है, वो रूल नंबर 20 के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, यहाँ पर काउंटिंग होगी। जो वैलिड पोस्टल बैलेट होंगे, केवल और केवल हम लोग उन वैलिड पोस्टल बैलेट को ही कंसिडर करेंगे, और जो वैलिड पोस्टल बैलेट नहीं होंगे, यदि मान लीजिए जहां पर कोई कंफ्यूजन है, तो वहां पर हम लोग उस पोस्टल बैलेट को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। बोले डन सर। Now this next section, and the next section is about circulation of members resolution, section number 111। और ये जो section number 111 है ना मालिक, यहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। मैं जाने से पहले ना आप लोगों के साथ में एक बार इसका जो पूरा की पूरा डायग्राम है, उस पूरे के पूरे डायग्राम को मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करके जाऊंगा, और आपको बता के जाऊंगा कि कैसे सेक्शन नंबर 111 और कैसे सेक्शन नंबर 115 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो अभी इस सेक्शन नंबर 111 और सेक्शन नंबर 115 के लिए मैं रुकता हूं, और आपको जाने से पहले इस लेक्चर में बता के जाऊंगा कि दोस्तों कैसे यहां पर 111 और 115 जो है वो मुटेंटिस बुटेंटिस एप्लीकेबल होता है। Now the next section is section number 112, representation of the president and governor in the meeting of the companies to they which are member। तो सिंपल सी बात है मालिक, ये जो प्रेसिडेंट साहब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और गवर्नर जी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मान लीजिए कहीं पर शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखी हुई है, तो उनके बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो रिप्रेजेंटेशन कौन देते हैं, यहाँ पर गवर्नर जी और प्रेसिडेंट जी देते हैं अकॉर्डिंगली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, यदि मान लीजिए कोई कंपनी से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में यदि टीसीएस ने शेयर परचेस करके रखे हुए, तो टीसीएस के बिहाफ पे उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग को अटेंड करेगा, वहां पर वोटिंग करेगा, और वो कंपनी के बिहाफ पे क्या माना जाएगा, मालिक प्रॉक्सी माना जाएगा। आगे आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 114 से लगा के 117 तक का एक डिस्कशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मालिक रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी। आपको पता है हम लोग ड्यूरिंग द क्लास एक बहुत बेहतरीन डिस्कशन कर चुके थे, और जो बहुत बेहतरीन डिस्कशन होता है इट इज अबाउट मोशन एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, मोशन एंड रिजोल्यूशन। और मोशन एंड रिजोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन ना जनरली बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी क्लास के मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रिजोल्यूशन, इन दोनों के बीच में डिस्कशन बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। मालिक से फॉर एग्जांपल ये कंपनी के मीटिंग का नोटिस है, ये कंपनी के मीटिंग का नोटिस है, और जब ये कंपनी का मीटिंग का नोटिस है ना, कंपनी ने बोला हम इन पर्टिकुलर मैटर के ऊपर इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास करने वाले हैं। तो मालिक जब मीटिंग होती है, और मीटिंग में जब उस मैटर पे डिस्कशन होता है, तो जब तक वो पास नहीं हो जाता है तब तक वो मोशन रहता है, और जैसे ही वो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के साथ, चाहे वो स्पेशल रिजोल्यूशन हो तो 75% और मोर, और यदि वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो तो वहां पर लगता है मालिक हम लोगों को सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज 50% से ज्यादा। तो जब तक वो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक जब वो डिस्कशन में चलता रहता है, उस पर्टिकुलर मैटर को हम लोग यहां पर मोशन बोलते हैं। और जैसे इसको रिक्वायर्ड मेजॉरिटी मिल जाती है, तो वो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के मिलने के बाद आपका वो जो मोशन है वो रिजोल्यूशन बन जाता है। सो मालिक इसीलिए मैं ड्यूरिंग द क्लास भी कई बार बोलता था कि एवरी रिजोल्यूशन इज अ मोशन, बट एवरी मोशन इज नॉट अ रिजोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। रिजोल्यूशन जो है वो दो तरीके के होते हैं मालिक। एक होता है सिंपल, सेक्शन नंबर 114 सब सेक्शन 1 में, जहां पर बात होती है आपकी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी। एक होता है मालिक स्पेशल रिजोल्यूशन, जहां पर एटलीस्ट 75% मेंबर की कंसेंट चाहिए होती है, और जहां पर 75% मेंबर की कंसेंट मिल जाती है उसको हम लोग कौन सा रिजोल्यूशन बोलते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड मालिक जब भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, तो मीटिंग के नोटिस में ये मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी उस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या करवाना चाहती है, एसआर पास करना चाहती है। तो यहां पर मीटिंग का नोटिस जाता है सेक्शन नंबर 101 में, और यहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है 10114 सबसेक्शन 2 में, और मीटिंग के नोटिस में यहां पर क्या करना पड़ता है, आपको ये मेंशन करना पड़ता है। तो दिस इज योर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड दिस इज योर स्पेशल रिजोल्यूशन। और स्पेशल रिजोल्यूशन के केस में जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने यहां पर मेंशन करके रखे हुए हैं। एंड एग्जांपल नंबर 11 इज अगेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। और ये जो रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस जो है, इसका मतलब ये है मालिक कि यहां पर कुछ स्पेशल टाइप की डिमांड होती है, और कुछ स्पेशल टाइप के जो लोग होते हैं, कुछ कंपनी के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं,
जो कि कम से कम 1% शेयर कैपिटल होल्ड करते, और सच एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहां पर ड्राफ्टिंग एरर है, 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर मालिक क्या होगा, वो स्पेशल नोटिस इशू करेंगे, और स्पेशल नोटिस के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास कर सकते हो। यदि मान लीजिए आपको किसी ऑडिटर को उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले यदि रिमूव करना है, तो यू कैन नॉट रिमूव देम डायरेक्टली, आपको उसके लिए वहां पर क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यदि आप किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो, तो डायरेक्टर के रिमूवल के केस में भी क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस के लिए यहां पर रूल नंबर 23 एप्लीकेबल होता है, एंड दिस रूल नंबर 23 इज अगेन इंपॉर्टेंट, आपको इस रूल नंबर 23 पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे इन्होंने बोला है सिंपल सा सेक्शन है, रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। तो मालिक यहां पर सिंपल सी बात है, जो भी उसकी डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन होगा, डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, तो मालिक जो भी डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन होगा, चाहे ओरिजिनल मीटिंग में पास किया गया हो या एडजर्न मीटिंग में पास किया गया हो, जिस एक्चुअल डेट पे वो पास हुआ है वही उसकी डेट ऑफ पासिंग और डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मानी जाएगी। एग्जांपल नंबर 12 यहां पर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पर हम लोग जो बात करते थे आप लोगों से बार बार एक फॉर्म की, एमजीटी 14 एमजीटी 14 एमजीटी 14, तो सेक्शन नंबर 117 होता है मालिक उसके लिए, और सेक्शन नंबर 117 यहां पर बोलता है दोस्तों कि जो भी रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट हुए हैं, वो रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट चाहे ओआर हो, चाहे एसआर हो, चाहे कोई भी एग्रीमेंट हुए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, आपको आरओसी को विद इन 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म नंबर एमजीटी 14 में क्या करना पड़ेगा मित्रों, यहां पर फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर एमजीटी 14 में आपको यहां पर फाइल करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोले यस सर। एंड आगे इन्होंने बोला है कौन कौन से ऐसे रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट जो फाइल करना है, एसआर फाइल करना है, ठीक है, रिजोल्यूशन विच हैव बीन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी बट विच इफ सो नॉट अग्रीड वुड नॉट हैव बीन इफेक्ट फॉर देयर पर्पस अनलेस दे हैव बीन पास्ड एज स्पेशल रिजोल्यूशन। सारे मेंबर तो अग्री कर गए, लेकिन एसआर जरूरी है वहां पर पास करना। ऐसे रिजोल्यूशन में हम लोग किसको फाइल करेंगे, आरओसी को फाइल करेंगे। फिर उसके बाद में मालिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यदि कोई अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल एंड अपॉइंटमेंट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, ये भी वहां पर आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर एमजीटी 14। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हुआ है जहां पर स्पेसिफिक मेजॉरिटी की जरूरत थी, वो भी आपको आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी वाउंड अप, यदि कोई वॉलेंटरी बाइंडिंग आपका कोई ऑर्डर पास किया है, तो भी आपको वहां पर एमजीटी 14 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। या मालिक मान लीजिए कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर से रिलेटेड यदि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन पास हुआ है या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर कंपनी को आरओसी को एमजीटी 14 में देनी पड़ेगी। एंड यहां पर अगेन आपको 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है। इन केसेस में आपको क्या करना है, यहां पर आरओसी को एमजीटी 14 फॉर्म जो है वो फाइल करना है। यदि आप आरओसी को एमजीटी 14 फॉर्म फाइल नहीं करोगे, तो ये जो भी पर्टिकुलर पेनल्टी है, ये पर्टिकुलर पेनल्टी आपके ऊपर यहां पर ट्रिगर हो जाएगी। आगे इन्होंने बोला है मालिक मिनट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक होगा मिनट बुक फॉर एजीएम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहां से एग्जाम में एमसीक्यू भी बन सकता है। और अदर देन एजीएम, आपको पता है फॉर एजीएम ना 30 डेज में प्रिपेयर भी हो जाना चाहिए प्लस साइन भी हो जाना चाहिए। प्रिपेयर एंड साइन दोनों हो जाना चाहिए, बट अदर देन एजीएम के केस में यहां पर क्या होना चाहिए, केवल और केवल प्रिपेयर होना चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनट्स बुक? मिनट बुक मालिक वो समरी ऑफ द मीटिंग होती है, जो यदि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मेंबर यदि उस कंपनी की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, फिर भी उस मेंबर को या उन सारे अदर पर्सन को जो कि कंपनी की मीटिंग अटेंड करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन सबको वहां पर पता लगेगा कि उस कंपनी की मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुए, और कंपनी के चेयरमैन के पास ये राइट होता है कि कंपनी की मिनट बुक के अंदर कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड करना है। वो सारे कंटेंट इंक्लूड करने की पावर इज विद चेयरमैन, और चेयरमैन चाहेगा उन सारे मैटर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके कंपनी की मिनट बुक के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। और मिनट बुक जो है वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के या मालिक अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, कोई भी मीटिंग के खत्म होने के 21 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और उसमें सारे के सारे जो मैटर है, सारे के सारे जो फैक्ट्स है, वो ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा फैक्ट आपको मेंशन नहीं करना है मालिक जो कि गलत हो। एवरीथिंग शुड बी ए ट्रू एंड फेयर मैनर, समरी होनी चाहिए यहां पर। आगे इन्होंने बोला है सारी की सारी जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुई है, वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह को आपको वहां पर समराइज मैनर में प्रेजेंट करना है। और यदि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रवेंशन किया, तो कॉन्ट्रवेंशन के केस में ये पर्टिकुलर पेनल्टी जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है, और रूल नंबर 25 आपको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। आगे इन्होंने बोला है दोस्तों
एग्जाम्पशन दे के रखी है यहां पर सेक्शन 8 कंपनी को कि सेक्शन 8 कंपनी यहां पर अपनी मिनट बुक को अपने अकॉर्डिंग 30 डेज के बाद भी क्या कर सकती है, यहां पर प्रिपेयर कर सकती है। इनके ऊपर 30 डेज की जो लिमिट है वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। और यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि सब्जेक्ट टू कंडीशन, बस सेक्शन 8 कंपनी ने इनमें से किसी का भी वायलेशन नहीं किया हो। उसके बाद बात आती है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग कि जनरल मीटिंग की मिनट बुक का इंस्पेक्शन कहां पे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसको कहां पर प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो यहां पर बोला है मालिक कि जो मिनट बुक है वो मिनट बुक केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस बाय द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाएगी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। आप इसको क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, विदाउट चार्जेबल रहेगी, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, कोई जनरल रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, और कम से कम आपको इसको दिन में 2 घंटे ओपन फॉर इंस्पेक्शन खुली रखना है। यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन इसकी हार्ड कॉपी मांगता है तो हार्ड कॉपी के लिए सेक्शन नंबर 120 आएगा, और सेक्शन नंबर 120 ये बोलता है कि आप मैक्सिमम यहां पर 10 रुपीज पर पेज का चार्जेस ले सकते हो, उससे ज्यादा के चार्जेस आप यहां पर डिमांड नहीं कर सकते हो। आगे इन्होंने बोला है मालिक रूल नंबर 26 है, ये रूल नंबर 26 आपको यहां पर एक बार वेरीफाई कर लेना है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यदि मान लीजिए आपने कोई भी कंपनी का रिकॉर्ड एज पर दी रूल नंबर 27, 28 एंड 29, ध्यान रखना जब जब सेक्शन नंबर 120 आएगा 120 सेक्शन के साथ में आपको यहां पर रूल 27 प्लस रूल 28 प्लस रूल 29 भी पढ़ना रहेगा मालिक। और यदि मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मैनर में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखी हुई है तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको यहां पर हर एक लिस्टेड कंपनी को जिसमें एटलीस्ट 1000 मेंबर्स है या डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर है मे मेंटेन इट्स रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड बाय मेंटेन अंडर द एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब जहां पर भी 1000 या उससे ज्यादा के शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर है उस कंपनी को कंपलसरीली क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। रूल नंबर 28 जो है वो बोलता है दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज द बोर्ड में डिसाइड शैल रिस्पॉन्सिबल, ओ माय गॉड, ये लोग यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में मेंटेन करने के लिए। और रूल नंबर 29 बोलता है कि यदि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आता है जो कि ऑथोराइज है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए या जो रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंटेन करे उसको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या एलिजिबिलिटी रखता है या राइट रखता है, और यदि वो डिमांड करता है मालिक फिजिकल कॉपी की तो वहां पर कंपनी उसको फिजिकल कॉपी में भी वो रिकॉर्ड प्रेजेंट करेगी, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट 10 रुपीज पर पेज से ज्यादा का अमाउंट नहीं हो सकता है। द मैक्सिमम अमाउंट वुड बी 10 रुपीज पर पेज, उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं हो सकता है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, दिस इज माय सेक्शन नंबर 120। नाउ सेक्शन नंबर 121 जो होता है ना वो रिकॉर्ड ऑफ एजीएम होता है। मैं वो रिकॉर्ड ऑफ एजीएम वाले सेक्शन को जिस दिन आपको एजीएम पढ़ाऊंगा, जिस लेक्चर में मैं आपको एजीएम पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको सेक्शन नंबर 121 का डिस्कशन लूंगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज मेरा छोटू सा सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू 1 पर्सन कंपनी। अरे मालिक 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी वेयर 1 पर्सन इज एन मेंबर। ये अकेला इंसान जो है वो जैसे जैसे जिंदगी में अपनी गाड़ी चला रहा है मालिक, तो यहां पर इन्होंने बोला है दिस सेक्शन स्टेटेड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 98 एंड सेक्शन नंबर 100 से लेके 111 शैल नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी। इसके बाद बचा ही क्या मालिक, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, द ऑर्डिनरी बिजनेस एज मेंशन अंडर सेक्शन 1022A व्हिच इज कंपनीज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एट एजीएम ओनली शैल बी ट्रांजैक्टेड इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन नंबर 3। और यहां पर इन्होंने बोला है मालिक फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 112 ऑफ द Companies Act 2013, any business which is required to be transacted at AGM or other general meeting of a company by means of ordinary or special resolution, it shall be sufficient in case of 1 person company that the resolution is communicated by the member of the company and enter into the minute book। मालिक यदि उन्होंने उनकी मिनट बुक में लिख के मेंशन करके उसके ऊपर यदि सिग्नेचर कर दिए ना तो भी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, इसमें और किसी और तरीके की टेंशन नहीं है। और यहां पर इन्होंने बोला है मालिक चूंकि कंपनी की मिनट बुक बनाते समय यहां पर 1 पर्सन कंपनी में केवल और केवल एक ही डायरेक्टर होता है तो एक ही डायरेक्टर की साइन जो है वो सफिशिएंट होगी। लेकिन यदि हम लोग सेक्शन नंबर 118 की बात करें मित्रों, तो सेक्शन नंबर 118 में जस्ट अ मिनट यहां पर मैं आपको बताता हूं, दिस इज माय सेक्शन नंबर 118 सिग्नेचर। सिग्नेचर in case of minute of preceding meeting of the board of the committee thereof, chairman of the said meeting and chairman of the next succeeding meeting। मतलब कौन कौन सिग्नेचर करेगा, इन केस ऑफ मिनट ऑफ प्रोसीडिंग जनरल मीटिंग द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 डेज, यहां पर वो लोग सिग्नेचर कर देंगे।
और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला मालिक 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पर किसकी कस्टडी में रहेंगे, वो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी कस्टडी में रहेंगे, या कंपनी ने जिस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ कंपनी के जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर ऑथोराइज कर दिया है उस पर्टिकुलर पर्सन की कस्टडी में रहेगा। सो नाउ मालिक दिस इज आवर सेक्शन नंबर 101 से लगा के 122 तक का डिस्कशन। एक बारी आप यहां पर फटाफट से 1 मिनट के लिए आप रिवाइज कर लो। मैं यहां पर ना आपको जो मुझे 111 की जो समरी देनी है वो 111 की समरी में आपको यहां पर देख के देता हूं। अदरवाइज मैं इस लेक्चर के बाद आपके ग्रुप पे उस 111 की समरी भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको वो सेक्शन नंबर 111 समझने में बड़ी आसानी होगी। जस्ट अ मिनट, यदि मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको अलग से देख के दे दूंगा वो समरी। मैं एक बार देख लेता हूं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बाकी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है मित्रों। हाँ सर बोले चल ही रही है वो तो, बोले कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर। सेक्शन नंबर 111 आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट। यदि मिल जाती है तो ठीक, अदरवाइज लेक्चर एंड करेंगे और लेक्चर एंड करके मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा। चलो एनीवेज नो प्रॉब्लम, मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा यहाँ पर। एंड नाउ मालिक दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 वाला जो रिवीजन लेक्चर था, वो पार्ट 1 वाला रिवीजन लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के पास आऊंगा जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी जो रिमेनिंग सेक्शंस है, उन रिमेनिंग सेक्शंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एंड सेक्शन नंबर 111 की मैं जो समरी है वो आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड वर्क हार्ड। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं और अपने समय का पूरी तरीके से सदुपयोग करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड वर्क हार्ड।